नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन और बाल रोग विभाग में 16 एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सीटों को बढ़ाया गया है। बायोकेमिस्ट्री में 4 एमडी सीटें मिलने से चालू 2024 सत्र से एमडी बायोकेमिस्ट्री कोर्स को शुरू किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी सरकारी संस्थान में इस कोर्स को शुरू किया जा रहा है। इसके साथ मेडिसिन और बाल रोग विभाग में 6 एमडी सीटें मिलने से मरीजों को लाभ मिलेगा। इन सीटों को विस्तार से जीएमसी में अब एमडी एमएस सीटों की संख्या 158 से बढ़कर 214 तक पहुंच गई है। एमडी बायोकेमिस्ट्री शुरू करवाने के लिए अगस्त 2023 से प्रयासरत बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रमुख डॉक्टर रचना सबरवाल ने कहा कि एमडी कोर्स शुरू होने से रोगी चिकित्सा देखभाल को मजबूती मिलेगी। उत्तर भारत में केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना में से एक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की रफ्तार रावी नदी पर बनाए जा रहे पुल के डिजाइन में उलझ गई है। सितंबर 2024 की तय समय सीमा में अब ये परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इस सड़क पर सफर करने के लिए करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे के तैयार होने के बाद दिल्ली से कटरा का सफर 6 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम 39,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। पंजाब के बलसुआ से हीरानगर तक काम पैकेज 14 के अधीन हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पैकेज में रावी के पुल के डिजाइन में तकनीकी दिक्कतों के चलते परियोजना को पूरा करने का समय बढ़ने वाला है। हाईवे प्राधिकरण हालांकि इस काम को मार्च 2025 तक पूरा करने के प्रयास में जुटा है। उधर पैकेज 15 में हीरानगर से जख तक काम होगा, जिसमें रिंग रोड जम्मू का जंक्शन भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बसंतर पर बनने वाले पुल का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि विजयपुर में बनने वाले 1.35 किलोमीटर लंबे और इस एक्सप्रेस वे को ऊंचाई देने वाले ढांचे के निर्माण में अधिक समय लगना तय है। पैकेज 16 में जख से कुंजवानी तक काम किया जा रहा है। इसमें चौथे तवी पुल के साथ साथ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी शामिल है। फिलहाल इस पैकेज का काम 45% तक ही हो पाया है। दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में बृहस्पतिवार को एनआईए को निर्देश दिया गया कि वह 2016 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार तक जवाब दे। ये आवेदन 4 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया था। उन्होंने एनआईए को बृहस्पतिवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि एजेंसी ने कहा कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। इस पर अदालत ने 1 दिन का समय बढ़ाते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा। बता दें कि राशिद आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर बटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरकारी आवासों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। 2 नेताओं ने आवास खाली कर दी हैं, जबकि 6 के खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन 2 नेताओं ने आवास खाली किए हैं, इनमें बजीरा बेगम और सोनाउल्लाह लोन शामिल हैं। वीरवार को उच्च न्यायालय में इसकी जानकारी दी गई। संबंधित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह एवं न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने खंडपीठ को बताया कि अन्य आवास परिसरों के संबंध में मामला समिति के समक्ष विचाराधीन है। रैना ने मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए 2 महीने का समय मांगा। वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट शेख शकील ने दलील देते हुए कहा कि 3 अप्रैल 2024 को खंडपीठ द्वारा पारित निर्देशों का उचित अनुपालन नहीं हुआ है, क्योंकि खंडपीठ ने स्टेट विभाग के निदेशक को सभी 43 बंगले खाली कराने के लिए कहा था। तर्क दिया कि एक जैसी स्थिति में 2 कानून नहीं हो सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और कई पूर्व मंत्रियों सहित 200 से अधिक राजनेताओं को बेदखल कर दिया था, लेकिन शेष 41 राजनेताओं को अनुचित लाभ दिया जा रहा है, जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंच है।
लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत से चूक गई। हालांकि एनडीए ने कुल 293 सीटें हासिल करके 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त किया है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले एनडीए की एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी दलों के शीर्ष नेता, सीएम, सांसद भाग लेंगे। इसके बाद पीएम के नाम पर फाइनल मोहर लग जाएगी। 9 जून को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम बनने जा रहे हैं। आप जब तक पीएम हैं, कोई भी भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। पुलिस ने प्राथमिक जांच से यह दावा करते हुए कहा कि मंदिर में लकड़ी का उपयोग अधिक हुआ है, इसलिए आग तेजी से फैलती गई। दमकल कर्मियों के पहुंचने तक मंदिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा मंदिर में रात को पुजारी व देखभाल करने वाले 2 स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी नहीं थे। बारामूला जिले के गुलमर्ग पुलिस थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने कहा कि जांच में पता चला कि बुधवार लकड़ी तड़के मंदिर में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जो आग लगने का सबब बना। उन्होंने बताया कि मंदिर की देखरेख पुजारी समेत 3 लोग करते हैं, इनमें से 2 स्थानीय मुस्लिम समुदाय से हैं। मंदिर छोटा होने व जगह कम होने के चलते रात को दोनों मंदिर के निकट स्थित हट में चले जाते हैं। घटना की रात मंदिर का पुजारी भी निकटवर्ती गुरुद्वारे में सो रहे थे। जम्मू कश्मीर के निजी क्षेत्र में उद्योग क्रांति लाने की तैयारी की जा रही है। इस कड़ी में जून के मध्य तक जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30 की गाइडलाइन 0 होने की उम्मीद है। इस गाइडलाइन के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू के निदेशक के पास पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें निजी भूमि क्षेत्र में नए औद्योगिक संपदाएं स्थापित करने की पहल होगी। निजी औद्योगिक संपदाओं के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 2000 कनाल भूमि विकसित करने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति की गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से भी कुछ प्रस्ताव और सिफारिशें दी गई हैं। नीति को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर में निवेशकों की बढ़ती औद्योगिक भूमि की मांग को पूरा करने में मदद मिल सके। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में देश विदेश के निवेशकों ने रुझान दिखाया है, लेकिन भूमि की मांग के मुताबिक उससे काफ़ी कम भूमि की उपलब्धता रही है। हालांकि कठुआ के बागथली औद्योगिक संपदा में सबसे अधिक हजारों कनाल राज्य भूमि पर नई संपदाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन की मांग और उपलब्धता में भारी अंतर के चलते निजी औद्योगिक संपदा अहम भूमिका निभाएगी। उधमपुर के जखैनी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर टैंकर से स्विफ्ट कार टकरा गई। कार सवार माता के दर्शन करके कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। से हूँ मैं। क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ है, अगर गाड़ियाँ चल रही थी उस साइड में लोड गाड़ी चल रही थी, अगर इसको गैप नहीं मिली थी, इसने ओवरटेकिंग क्यों की? ये मसला। हम ये बोलना चाहते हैं कि इंसाफ दे दो। इसने ऊपर से छोटी गाड़ी वाले ने बड़ी गाड़ी वाले को पीटा है, बोलो ये कौन सा मसला है? इसने पिटाई क्यों की ड्राइवर की? अगर गलती हुई है चलो नुकसान भर लेंगे, कुछ करेंगे, मगर पिटाई क्यों की इसने? ड्राइवर की पिटाई क्यों की इसने? यही मसला। मेरा नाम भरत सिंह है, मैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा हूँ। ये इधर से लोड गाड़ी ट्रक चल रहा था, 12 टायरी ट्रक चल रहा था, तो लोड गाड़ी वो गाड़ी चल रही थी 2 नंबर, मैं चल रहा था 4 नंबर। इस गाड़ी वाले को गैप नहीं मिला, इसने पीछे से ये जो पीछे टैंकर खड़ा है इसने इसको ओवरटेक किया, उसके बाद इसको जगह नहीं मिली, इसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी काट दी। इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई है, इसने ज़बरदस्ती गाड़ी काट के मेरे आगे लाई, गाड़ी इधर लग गई। अब ऊपर से मेरे को थप्पड़ भी मारे इसने। JSUI J&K ने जम्मू विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए चल रहे प्रवेश के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। 25 के लिए जो एडमिशन हो रही है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक ओपेक मैनर में एडमिशन कर रही है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि वो मेरिट में कहाँ फॉल कर रहे हैं, उनका रैंक क्या है,
उनके ऊपर कौन है, उनके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके दाएं कितने हैं, बाएं कितने हैं, उनकी कैटेगरी का मेरिट क्या है, कट ऑफ क्या है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट यूनिवर्सिटी आउट नहीं कर रही। यार मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कौन सी एडमिशन कर रहे हैं, आपका ये कौन सा तरीका है कि आप लोग यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करिए। पहले भी एडमिशन होती है, मेरा 6ठा साल है इस विश्वविद्यालय, पिछले साल से ही आपने ऐसा ये नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम शुरू किया कि आप प्रोविजनल लिस्टें आउट नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रोविजनल लिस्टें हर स्टूडेंट को जानने का हक है, चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे 1 लाख स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को जानने का हक है कि वो कहां फॉल करता है। क्योंकि सीयूईटी जब आपने यहाँ पे इंपोज किया, सीयूईटी का मतलब है ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट पूरे देश के छात्रों से भिड़ के यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, वो कोचिंग्स ले रहा है, वो प्रेपरेशंस कर रहा है, वो पैसे दे के कोचिंग ले रहा है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीयूईटी एग्जाम के लिए, पीजी या यूजी की एडमिशन के लिए। और आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनको आप मेरिट नहीं बता रहे। अगर वो स्टूडेंट मान लो आज 2 नंबर से रहता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा कट ऑफ कितना गया, अगली बार वो क्या तैयारी करेगा, किस हिसाब से प्रेपरेशन करेगा, कैटेगरीज में कैसे आप अलॉटमेंट करें सीट, कौन सा आप रोस्टर यूज कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ये सबसे नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी में है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, नॉन सीयूटी वालों को बोल रहे हैं कि हम उनके 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।